यस। तो जैसे मैं बताया था, आज पहला क्लास है किसका? मैकेनिक्स, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंट है वो है फोर्स। और फोर्स के बारे में सब कुछ मालूम होगा तुमको। फोर्स 1, फोर्स 2 सीक्वेंस आ चुका है, मूवी देख लेना, देखो नहीं देखो, पूरा समझ में आया। ये मेरा है फोर्स लेटेस्ट। चलिए इसको देखिए। पहले सोचते हैं कि ये जो फोर्स है ये क्या है सर, क्या है? क्या हम समझते हैं सर? बता नहीं पाएंगे। कोई चीज को समझना और बताना अलग अलग चीज होता है कि नहीं होता है? फोर्स क्या है तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? फील किए हो कि नहीं? हाँ हाँ। तो फोर्स शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। कोई किसी को धक्का मारते हुए ले गया दूर तक तो लॉन्ग टर्म हुआ, एक थप्पड़ मार दिया तो शॉर्ट टर्म भी होगी नहीं। अकॉर्डिंगली इट्स इफेक्ट्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट आएगा। तो पहले फोर्स क्या है? इट्स द एजेंट, व्हाट इट कैन डू। को कुछ भी कैसे कर सकता है? चलिए हाँ, द एजेंट which is responsible for क्या क्या बताओ, क्या क्या चीज? पुशिंग एंड पुलिंग। अच्छा ठीक है, आप लोग बताओ। फॉर पॉइंट नंबर 1, पुशिंग एंड पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। पुशिंग एंड पुलिंग an object एक तो पुश पुल करने के लिए जो एजेंट की जरूरत है, पेन रखा है उसको पुश करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अप्लाई ये फोर्स। पुल करना है तो अप्लाई ये फोर्स। और क्या फोर्स की? एक्सीलरेटिंग को थोड़ा और फैला के बोलते हैं। एक्सीलरेटिंग करना मतलब वेलोसिटी को बदलना है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मतलब या तो रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, या फिर मोशन में उसका मोशन का वेलोसिटी बदलना है। वेलोसिटी बदलना का मतलब स्पीड बदलना है, या फिर डायरेक्शन बदलना है, या फिर दोनों बदलना है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम कोई बॉडी मूव कर रहा है, इस बॉडी के ऊपर मैं कोई एक फोर्स लगाता हूं ऐसे, क्या वेलोसिटी बदलेगा? बदलेगा, पक्का बदलेगा। अब वेलोसिटी तो बदलेगा, क्यों बदलेगा? स्पीड बदलेगा कि डायरेक्शन बदलेगा? स्पीड बदलेगा। समझ में? और अगर मैं ऐसा कोई फोर्स लगा दिया तो फोर्स भी, स्पीड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। अगेन ये जो हमारा फोर्स है, ये जो हमारा फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, you have a component in this direction as well as a component in this direction. This component will be responsible for changing the speed. Yes sir. And this component changing the direction. ये ध्यान रखना, सारे छोटे छोटे चीजों में हम लोग आएंगे। Whenever a force acts in the direction of motion, it changes the speed. In a direction perpendicular to the motion, doesn't change the speed. Only direction. अब देखिए जब कोई अब ये भी पढ़ते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पे है और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इज नॉट द फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? तो इसलिए इट कीप्स ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ, कांस्टेंट स्पीड में घूमता रहता है। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो छोटे छोटे चीजों को याद रखना। क्या हुआ? व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड चेंजेस। Perpendicular to the direction of motion, only direction changes. And in any other direction, both speed and direction will change. समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम ये इतने माइन्यूटली इसको डिस्कशन करना नहीं चाहते थे, आएंगे हम लोग लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्के से आइडियाज लेते जाओ। तो फोर्स क्या हुआ? एक तो हुआ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा हुआ इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट में तो मोशन में ला सकता है, मोशन में तो मोशन का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन बदल सकता है। So force is responsible. Force is the agent for
responsible for changing a state of rest or motion। और ये सारा स्टेटमेंट को हम लोग बहुत ही एलाबोरेटेडली डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेटमेंट एक एक क्लास ले लेगा। अभी थोड़ा सा खाली हल्का से बताया कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा हुआ ये जो फोर्स है और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर डूइंग वर्क। नहीं, कोई बॉडी रखा है, उसको ढकेल के एक जगह से दूसरे जगह लेना है, that is what is called some work is done। When you apply a force on a body and the body is displaced, the point of application of force is displaced, you say some work is done। समझ में आया? तो responsible for doing work, बिना फोर्स का आप वर्क नहीं कर सकते। समझ में? Here by work I mean mechanical work। अच्छा, बिट नंबर 4 और क्या कर सकता है? अगर हम चाहेंगे कि बोर्ड को यहां से पुश करेंगे जोर से, बोर्ड तो मूव नहीं करेगा ठीक से, लेकिन टूटेगा कि नहीं? प्रेशर हो जाएगा कि नहीं इसके ऊपर? सो फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग प्रेशर। बिना फोर्स का प्रेशर क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं। तो रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग ए प्रेशर। और जितने सारे चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। हम लोग वर्क एनर्जी पावर करके पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ये स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये सारा 2-3 करके क्लास लेंगे। ये लेगा 3-4 क्लास, ये 3-4 क्लास, ये 3-4 क्लास, फोर्स का ये सब इफेक्ट। लेकिन अभी आपको फीलिंग में तो आ रहा होगा कि फोर्स प्रेशर क्रिएट करता है, नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 5, कोई चीज को घुमाना है, इसको घुमाना है तो डोंट यू नीड ए पेयर ऑफ फोर्सेस। कोई बॉडी को पकड़ के घुमाना, स्टीयरिंग घुमाने के लिए नहीं, कोई दरवाजा को खोलने के लिए। सो ये टर्निंग टेंडेंसी भी देता है कि नहीं, रोटेशन का फीलिंग देता है कि नहीं देता है? सो इट इज एजेंट रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क और मोमेंट। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट। कोई चीज को घुमाना है, दरवाजा खोलना है, ठीक है? इट इज नॉट ओनली द फोर्स, अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, बट फोर्स इज रिक्वायर्ड। समझ में? तो ऐसे ढेर सारी चीजें ये कर सकते हैं, ठीक है? सर, फोर्स का कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? फोर्स लगाओ तो बस यही है। क्या करना है उसके हिसाब से लगाना है फोर्स। फॉर्मल कोई डेफिनेशन तो है नहीं, ठीक है? डेफिनेशन है जिसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए जो चीजों का यूज किया जाएगा वो भी तुमको मालूम नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब सर मोमेंटम क्या है? हाँ, तो ठीक है, चेंज हुआ तो उसका रेट कैसे निकालते हैं, है ना? वो सब देखेंगे वक्त आने पर। फिलहाल आप लोग अभी बच्चे हो, अब मैं आपको ऐसे ले रहा हूँ, समझ में आया? काफी समय तक लगेगा कि कहाँ गए, थोड़ी देर बाद लगेगा अरे यार चढ़ने लगा अभी। समझ में आया? ग्रोथ विल नॉट बी सीन इनिशियली। तो पहला चीज हमें समझ में आया फोर्स। दूसरा फोर्स हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक। दुनिया में ढेर सारे किस्म की फोर्स है, ढेर सारे किस्म की फोर्स है। वो सारे जो फोर्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बोले पुशिंग फोर्स, वो क्या है? जब हम किसी बॉडी को मैं एक उंगली से दूसरी उंगली को पुश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस और 2 मैग्नेट्स और मिला जुला असर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, चार्ज और मैग्नेट के बीच में। जब मैं इसको टच करता हूँ, डू यू थिंक द इलेक्ट्रॉन्स हियर आर एबल टू टच द इलेक्ट्रॉन्स हियर? नो, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन कि यहाँ पे रुक जाता है एंड मैं आगे मेरा उंगली को क्यों नहीं धसा पाता हूँ? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इतना जोर से वापस ढकेलता कि जा नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग? सो माय टचिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग को खींचो छोड़ दो वापस आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स, कोई फ्रिक्शन कोई चीज फेंक दो तो जमीन पे खींचते हुए थोड़ी देर बाद रुक जाता है। दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। कोई थ्रेड को खींच के लंबा करो, छोड़ दो, फिर वापस आ जाता है, इलास्टिक फोर्स, है ना?
या फिर कोई अगर अनस्ट्रेचेबल थ्रेड है तो और इसको खींचोगे तो टाइट हो जाता है, उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दुनिया का जितना फोर्स आप जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स होगा या फिर दोनों का मिला जुला होगा, एक्सेप्टिंग वन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो लिखेंगे सर न्यूक्लियर फोर्स, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर नहीं, जो वीक न्यूक्लियर है स्ट्रॉन्ग। हाँ तो वीक क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? एक ज्यादा खाता है दूसरा नहीं खाता है। अब कहाँ तुम भूल गया इलेक्ट्रॉन? अभी तक तुमको एटम दिखाई नहीं दिया रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर जाएंगे तब न्यूक्लियर फोर्स आएगा ना। पहले बाहर की चीजों को देख लो अंदर जाने से पहले। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे? ये बोल रहे थे कि ब्रॉडली फोर्स are of two categories. Electromagnetic force and gravitational force. तो फोर्स को हम सिर्फ दो तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही है। तो हो गया वेट, जिसे हम कहेंगे एग्जांपल में कहेंगे वेट ऑफ ए बॉडी। क्यों है ये? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेट इज ए फोर्स, इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। और इधर एनी अदर फोर्स, यू नो, एनी अदर फोर्स मे बी फ्रिक्शनल फोर्स, आप कहो कि अपथ्रस्ट, कोई भी फोर्स ले लो, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्या बात समझ में आया? दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। फोर्स को, फोर्स इज एजेंट और इट इज अप्लाइड बाय अनदर एजेंट। तो कोई फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर आता है, जो एजेंट वो फोर्स दे रहा है, कैसे वो फोर्स दे रहा है, हाउ द फोर्स इज अप्लाइड, उसके हिसाब से फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या लिखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन हाउ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, is applied on a body, depending upon how a force is applied on a body, there are two types of forces. One was contact force, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब भाई फिजिकली टचिंग समथिंग, है ना। मैं अगर तुमको एक थप्पड़ मारा तो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? ऐसे हवा में मार सकता हूँ क्या? नहीं। हाँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, मतलब एजेंट टचेस ऑब्जेक्ट, जो एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा है वो टच करके दे रहा है। मैं रस्सी लगा के किसी को खींच रहा हूं तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, हो गया। समझ में आ रहा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? बिना टच किए, बिना टच किए किसी को अगर मूव करवा सकता हूं, आंखों में इशारा कर दिया और वो बाहर आ गया, तो क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? अरे वो फोर्स नहीं इशारा था, वो कुछ दूसरा था, है कि नहीं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? एजेंट डजंट टच द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बताओ। जैसे पहला वाला का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है और स्लाइड करते करते रुक गया, एग्जाम्पल हो गया। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? समझ में आ रहा है? स्लाइड होने से होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या कहेंगे? एजेंट डजंट टच, एजेंट
डज नॉट टच द ऑब्जेक्ट। अब मजे ले लो, जैसे जैसे आ जाएगा एप्लीकेशन पार्ट, जो लोग नहीं समझे होंगे वो फंसेंगे, क्योंकि मैं ये चीजें आपको कुछ इंपोर्टेंस के साथ बताना चाहता हूँ। आपको याद रखना है सारा चीज, अगर नहीं रखोगे तो फंस जाओगे आगे चल के। बड़े कंफ्यूजन है। आई एम लकी टू टेक फिजिक्स एज माई सब्जेक्ट। कोई भी बच्चा को पूछ लो तैयारी कर रहा है तो फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट उसके लिए, कहीं भी कर रहा है, समझ में आ रहा है? बिकॉज वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। टीचर्स पढ़ाते भी ऐसे 3 4 जार 12, वो जार जार बोल के बच्चों को समझ में नहीं आता है 3 4 जार क्या होता है, लेकिन बोलते हैं हाँ, अरे 3 4 जार 12, वो जार क्यों है? जार की जगह कुछ दूसरा बोल सकते हैं। हाँ, कुछ दूसरा ही पूछ सकते हैं। 3 4s are 12। इसका मतलब क्या हुआ बताओ समझा के। 3 4s are 12 मतलब 3 4 को लेने से 12 होता है। इतना तो समझाना चाहिए टीचर को। 3 4 3 ठो 4 को लोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 12। कौन समझाता है? 3 4 जार 12, 3 4 जार 12 होते हैं। चुप नॉट, हाँ थोड़ा थोड़ा देखो तो, अरे होता है हम लोग तो, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है और हम कुछ पूछते नहीं। जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल, नहीं बताए थे? जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। पहाड़ के ऊपर गए पानी लाने, बेवकूफ थे क्या? पढ़ाया जाता है, हम लोग पूछते कभी नहीं, चलता है। उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस था, मैं बता क्यों करते हैं इसे। हाँ, क्योंकि वो टोंग ट्विस्टर है, उसमें आपका टोंग का इतना एक्सरसाइज होगा कि यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस अदर वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन को मदद करने के लिए बनाया गया। फालतू का गाना पोएम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको बच्चों को क्या है, जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, इसके बाद क्या बोलने से लिप्स का टोंग का क्या एक्सरसाइज होता है। लेकिन कोई पूछा ही नहीं डाउट, कोई बताया नहीं इसको। नहीं, टीचर भी बड़े मजे से पढ़ाते। देखो पहाड़ था, जैक ऊपर गया पानी लाने के लिए, कौन नल खुला चढ़ रहा था पहाड़ के ऊपर, पिछड़ा का। चल देखिए, एजेंट डज नॉट टच ऑब्जेक्ट, तो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। बताओ फोर्स, एक एग्जांपल बताओ नॉन कांटेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है, इसका वेट क्यों है भाई? अर्थ इज पुलिंग, तो वेट क्या, धरती में अपना हाथ निकाल के पकड़ के खींच रहा है। धरती हम लोग बनाते नहीं धरती माँ। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया धरती को माँ और चंदा को मामा कैसे बनाया। हाउ कम दे आर भाई एंड बहन। चलो ठीक है, तो इट्स ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं? तो हम कहेंगे एग्जाम्पल में कहेंगे, सबसे आसान एग्जाम्पल हुआ आपको, मजे तो ले लो बेटा लेकिन समझ लो। और जब क्लास में आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स का मैकेनिक्स के साथ ऑलमोस्ट नो रिलेशन है। हाँ, और ऐसा है पूरा काइनेमेटिक्स को स्किप भी कर जाओगे किसी भी एंट्रेंस में, इवन आईआईटी में भी काइनेमेटिक्स का तो एक भी नहीं आता है। सर अगर एक मशीन हाँ बोलो, अगर एक मशीन, सर अगर एक मशीन इतना जोर हवा छोड़ता है कि मतलब वो एक इंसान को ठोक सकता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो फिर वो कांटेक्ट फोर्स में आएगा कि नॉन कांटेक्ट आएगा? अच्छा सुन, मैं तुमको टच नहीं करूंगा, एक डंडे लेके तेरे को ऐसे मार दूंगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ? डंडा तेरे को टच किया ना। हाँ, तो मैं लड़का को गाना समझता था, वो पागल भी है। वीडियो खराब हो जाएगा मेरा, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बीच में वो कैपिटल एच स्मॉल एच भी आ गया। ठीक है, ये अच्छा, अभी इसमें हम लोग देखे कि फोर्स एक हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट कैसे वो फोर्स अप्लाई किया गया उसके हिसाब से। नेक्स्ट हुआ फ्रॉम वेयर the force is applied, categorizes force into two types। कहां से वो फोर्स अप्लाई किया गया? अब देखो, कोई भी फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए, एक्शन में आने के लिए दो चीज की थी कॉमन जरूरी। एक तो वो एजेंट जो फोर्स लगाएगा,
एक हुआ ऑब्जेक्ट, जो फोर्स, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। दोनों में से कोई एक गायब रहेगा तो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कोई भी फोर्स के लिए सोच लो, देयर मस्ट बी एजेंट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। इसका वेट है फोर्स, तो एजेंट कौन है? अर्थ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट ये है। फॉर एवरी फोर्स यू नो देयर मस्ट बी एन एजेंट एंड ऑब्जेक्ट। अब कहां से, फ्रॉम वेयर वो एजेंट फोर्स लगा रहा है, उसके हिसाब से फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हुआ एक्सटर्नल फोर्स, एक हुआ इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब एजेंट जो है ऑब्जेक्ट से बाहर है। क्या अर्थ इसके अंदर है? नहीं, बाहर है, खींच रहा है, तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है? मान लो इसके अंदर एक चींटी है, वो वाल को ढकेल रहा है, वो बन गया इंटरनल फोर्स। समझ में आया? तो पहला चीज हुआ एक्सटर्नल फोर्स। हर जगह मिल जाएगा स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे आगे चल के जब न्यूटन लॉ स्टार्ट होगा ना, तो वहां से स्टार्ट होगा। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तब एक्सटर्नल सर क्या है कोई समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आया? तो हमें चीजों को समझना है बढ़िया से। एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन, कब कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स? व्हेन एजेंट applying force is outside the object, ऑब्जेक्ट के बाहर है। ठीक है? जैसे बताओ, कोई ब्लॉक स्लाइड करके जा रहा था और कुछ दूर जाने के बाद रुक गया। ये जा रहा था, रुक गया, कौन रोका? फ्रिक्शन। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कौन लगाया? कौन इसको रोक के रखने की कोशिश किया? फ्लोर। द फ्लोर ट्राइज टू स्टॉप इट। तो फ्लोर इज आउटसाइड दिस ऑब्जेक्ट, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स में एग्जांपल क्या आ गया? फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आया? फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ढेर सारे एक्सटर्नल फोर्स है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स है। नहीं, मैं कोई चीज को पुश करते हुए ले रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स है। पुल कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स है। नहीं? दूसरा हुआ इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है? व्हेन एजेंट अप्लाइंग फोर्स is inside the object. ठीक है, जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कहाँ है? इनसाइड द ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि कोई आदमी कार के अंदर बैठा है और सामने वाला सीट को पुश कर रहा है, सो ही इज गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार और इंटरनल फोर्स ऑन द कार। मान लो एक प्लास्टिक बॉल ले लिए, उसके अंदर एक कीड़ा डाल दी, जब कीड़ा अंदर चलने लगा बॉल भी घूमने लगा। द कीड़ा इज गिविंग इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? इंटरनल फोर्स बड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना। जैसे आगे आगे देखें, सपोज ये हो गया कोई ट्रक, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे इसको पुश कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कि इंटरनल? क्या ये ट्रक के अंदर है? नहीं। लेकिन मान लो ट्रक के ऊपर हम पर्दा डाल दिए, बाय डेफिनेशन थिंग्स चेंज, बट इफेक्ट में कोई चेंज आएगा? क्यों नहीं आएगा? वही सोचना है जब न्यूटन लॉ सोचेंगे। समझ में आ रहा है? वो तो एक्सटर्नल बोलते हैं, तो इंटरनल हो गया, कैसे नहीं हो रहा है? तो ऐसे करके चीजों को बारीकी से समझ, सारी चीज को ढंग से समझोगे तब भी जाके होगा। सर अगर ट्रक के अंदर बैठ के ड्राइव कर रहा है तब इंटरनल होगा। हाँ ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? तो मैन इनसाइड द कार, मैन pushes car from inside, तो क्या बन गया ये? इंटरनल फोर्स। समझ में आया क्या? तो पहला देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर देखिए हम लोग कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, फिर देखिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, depending upon magnitude of
net force we define forces as balanced or unbalanced forces. Balanced or unbalanced forces. ठीक है. If net force is zero, if net force is zero, the forces are called balanced forces. यहाँ से न्यूटन की शरीर में अभी आत्मा जागेगा धीरे धीरे. समझ में आया? हाँ, आया आया आया. मेरा टाइम आएगा. अभी उनका पड़ा हुआ था शरीर ना, अभी धीरे धीरे आत्मा उसके अंदर जा रहा है. आ गया मेरे काम. तो यहाँ से the net force is zero, the forces are called balanced forces. जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर आपने इधर से कुछ फोर्स लगाया. जितना फोर्स लगाया 10 यूनिट्स का और इधर से भी 10 यूनिट्स का लगाया. फोर्स तो आ रहे हैं और ये फोर्स क्या है? ये बैलेंस्ड फोर्स है. नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो. If net force is zero, it is called balanced force. समझ में आया क्या? Yes. Otherwise, it is called unbalanced force. Otherwise, they are unbalanced forces. समझ में आया क्या? नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स. जो कोई बुलक कार्ट में अगर वो बुल जो है वो कार्ट को खींच रहा है, ये अप्लाइंग बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स. समझ में आ रहा है ना? तो ये हो. Point number 6. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में. बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में पहला चीज हुआ नेट फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो. इज जीरो मतलब कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं और वो बैलेंस्ड है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. तो रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स वाला वो सब इफेक्ट नहीं दिखाएगा. कौन कौन सा इफेक्ट? इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. नो, इट कैन नॉट चेंज. कोई बॉडी रेस्ट में था, इधर से 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन दिया, बैलेंस फोर्स हो गया. एक्सटर्नल फोर्स तो आया लेकिन बैलेंस हो गया. विल द बॉडी मूव? नो, इट विल रिमेन एट रेस्ट. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज बट इट कैन क्रिएट pressure, it can create a rotational tendency. समझ में आ रहा है? स्टीयरिंग को आप इधर से पकड़ के नीचे खींचे, इधर से पकड़ के ऊपर दिए, दो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट. नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, लेकिन घूम रहा है. रोटेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रेशर कैन बी प्रोड्यूस्ड. समझ में आ रहा है? बट मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. सो बैलेंस फोर्सेस का क्या हुआ? कैन प्रोड्यूस मोमेंट, can produce pressure, cannot affect state of motion. क्या बात समझ में आया? Balanced forces cannot change the state of
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है, क्यों स्टेट ऑफ मोशन भी तो रेस्ट है, नो मोशन मीन्स रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सर चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको रेस्ट और मोशन लिखते हैं। हाँ बोल। सर पर अगर एक व्हील रेस्ट में है हाँ। और हम उसमें बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वो घूमने लगेगा सर, पर वो फिर मोशन नहीं हुआ। नहीं, वो मोशन है। अभी मोशन मान लो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, इसलिए तो मैं लिखा इट कैन प्रोड्यूस मूवमेंट, मतलब रोटेशन क्रिएट कर सकता है। सर तो मोशन यानी ट्रांसलेशन। हाँ देखो, अब तुम इतने गहराई से जाओगे तो मोशन बहुत सारे किस्म के हैं। रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, वेव मोशन है। हम लोग अभी तक मोशन में क्या पढ़े, स्विंग सीधा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, वो वाला मोशन की बात करें तो वो भी रोटेशनल मोशन हुआ। ठीक है, तो इट कैन प्रोड्यूस, इसलिए मोमेंट लिखा हूं, बट इट कैन नॉट क्रिएट ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जिसमें कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया बैलेंस पॉइंट नंबर। अब तीनों को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 7 में एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ एक्सटर्नल फोर्स मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। समझ में आया? जैसे हम कहेंगे ये कोई बॉडी है और आपने इसके ऊपर थोड़ा सुंदर सा बनाते, कहाँ कलर खर्चा हो रहा है बनाने में, यस ये है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, ये है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे केस में अगर इसी को मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे भी एक फोर्स लगा देता हूं, ये था 5 यूनिट का और ये था 7 यूनिट का और ये था 7 यूनिट का। यूनिट क्या है देखेंगे, तो ये हो गया, दोनों अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है और अनबैलेंस्ड है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल बट बैलेंस्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स दोनों हो सकते हैं, बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, बट इंटरनल फोर्स इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ये कभी अनबैलेंस्ड हो ही नहीं सकता। देखेंगे इंटरनल फोर्सेस on a rigid body are always balanced forces. समझ में आ रहा? जस्ट इमेजिन करो कि ये कोई एक डिब्बा है और ये डिब्बे में क्या हुआ है, ये कोई एक आदमी है, वो बड़ा पहलवान है, वो अपनी पाँव से इधर ढकेल रहा है, ठीक है, और हाथ से इधर ढकेल रहा है। नाउ थिंक केयरफुली एंड टेल मी, आई होप यू आर एबल टू रियलाइज द सिचुएशन। बड़ा दर्दनाक है, जल्दी जल्दी समझ लो क्योंकि उतरेगा वो दिखाने के बाद सर्कस। अब ये लड़का जो है एक तरफ से ये वाल को पुश कर रहा है, सामने वाला वाल को पुश कर रहा है, दूसरी तरफ से पीछे वाला वाल को पुश कर रहा है। क्या बता सकते हो कौन से वाल को ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, वाल नंबर 1, वाल नंबर 2? The force is applying on this box is internal force or external force? इंटरनल फोर्स है, और जितना फोर्स ये वाल के ऊपर दे रहा है, किधर को दे रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, उतना ही फोर्स ये वाल के ऊपर दे रहा है, किधर को दे रहा है। अगर मैं इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस, आई वांट टू सी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, तो मैं क्या कहूंगा इसमें कि अरे चल, मैं अब लड़के को भगा दिया, तू जाओ तेरे लिए मैं फोर्स लगाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स यहाँ पर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। लड़के को भगा दिए तो
So what is the net force on these? 0, क्योंकि 2 equal and opposite forces are acting. So remember, internal forces on a rigid body are always balanced force. मैं थोड़ा सा बोला हूँ, हर वार्ड को लेना, ये फिजिक्स है, कोई हलवा नहीं है, हर कोई खा लेगा. रिजिड बॉडी, जी रिजिड बॉडी मतलब कोई बॉडी में अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, यू टेक द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. ये पेन को हम कैसे भी मूव करवाए, कितना फोर्स डाले, किधर भी फेंके, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बदलेगा क्या? कांस्टेंट. सो इट्स ए रिजिड बॉडी. अगर सोचो कि अगर ये जो बॉक्स है, मान लो ये तो सॉलिड वॉल है, यहाँ पर रबड़ का वॉल होता तो पुश करने से रबड़ वाला वॉल थोड़ा बाहर की तरफ पुश हो जाता ही नहीं हो जाता. देन इज इट रिजिड वन? नो. तो फिर फोर्स बराबर नहीं होगा. कब तक? जब तक वो रबड़ वाला वॉल बाहर निकल रहा है. एक बार बाहर निकल गया और आगे नहीं जा रहा, अब तो फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तब फिर फाइनली दोनों फोर्स फिर से बराबर हो जाएंगे. आर यू गेटिंग? यस सर. So during the process of pushing, when this was bulging out, during that process, the forces were not equal. But once you attain steady state, अब push कर लिया, अब रह गया, मतलब अब फिर से वो फिक्स हो गया. Shape distance between any two points is constant. Now it is again rigid. Now the forces are equal. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि internal forces on a rigid body are always balanced forces. They always occur in pairs. एक्सटर्नल फोर्स एक हो सकता है, दो हो सकता है, इंटरनल फोर्स एक नहीं हो सकता. सर पर अगर वो लड़का खड़े होके फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करे, खड़े होके फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा. ये लड़के के पीछे पड़ा है, थोड़ा इसको समझाते हैं. अब ये है एक वॉल, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है भैया, जैसे इसको पसंद, और ये क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है. सोचो कि ये जो निचला वाला जो प्लेट है, ये प्लेट मान लो ये बॉक्स के साथ अटैच नहीं है, नीचे रखा है और उसके ऊपर बॉक्स ढक दिया गया. अब पुश करेगा तो क्या होगा? बॉक्स आगे निकल जाएगा, प्लेट पीछे निकल जाएगा. ही नहीं. इज ही नॉट पुशिंग द बॉक्स बैकवर्ड, प्लेट बैकवर्ड? हाँ. तो वो ये लड़का इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्स दे रहा है. कैसा दे रहा है? दो फोर्स. आप देखोगे इसके ऊपर दो फोर्स दे रहा है. एक फोर्स दे रहा है बाय पुशिंग हियर, दूसरा पुशिंग हियर. समझ में आ रहा है? हाँ. तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहा है. बॉक्स तो आगे जाएगा ना, मतलब जाएगा ऐसे पुश करने से. कैसे जाएगा? तो बॉक्स के अंदर खड़े होकर पुश करेगा, बॉक्स जाएगा. सर दो अलग अलग जगह फोर्स दे रहे हैं. हाँ, दो अलग अलग. एक ही बॉडी है ना, बॉडी तो एक है. नहीं, कोई तुम्हारा हाथ को इधर खींच रहा है और टांग को उधर खींच रहा है बराबर फोर्स में. कैसे तुम मूव करोगे बराबर फोर्स में? खींचा दो अलग जगह पे दे रहा है, मुझे जाना चाहिए, जाओ. कैसे जाओ? कोई टांग पकड़ के खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है. बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. नेट फोर्स ऑन यू इज 0. हाँ, वो घुमा सकते हैं तेरे को. नहीं, क्या बात समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. इंटरनल फोर्स और नेट इंटरनल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज 0. कौन सा बॉडी भाई? रिजिड बॉडी. ये याद रखना. एक चीज मिस कर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. और ए रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है. हम लोग माइन्यूटली सब चीजों को पढ़ेगा, तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, अभी सब पढ़ लेंगे तो कैसे होगा फिर, है कि नहीं? अब ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे. नेट इंटरनल फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज 0. अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. इंट्रोडक्शन पार्ट 2, उसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट होगा. इसी के सेकंड पार्ट होती है इंट्रोडक्शन. क्या कुछ चीजें समझ में आया? तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.